स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, बकोफेरेंजियल कैविटी के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद जो उस पर बेस्ड जितने भी पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो देखने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड व्हाई वी नीड डाइजेशन। डाइजेशन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले देख लेते हैं डाइजेशन होता क्या है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज डाइजेशन। लेकिन अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं। दैट्स वाई वी नीड डाइजेशन। एंड केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि, और डाइजेशन का अगर सिंपल फंडा देखें तो क्या है, पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करना इज डाइजेशन। अब केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कि अगर दो मोनोमर यूनिट को लें और उसमें से अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें तो हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीमर। सो इसका रिवर्स ही तो करना है हमें। यहाँ पे पॉलीमर लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, क्या बन गया, मोनोमर। अब डाइजेशन के भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है इंजेशन, यानी इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड है डाइजेशन, जितना भी हमने फूड इनटेक करा उस पर जो भी हमारे ग्लैंड्स एक्ट करेंगे, एंजाइम्स एक्ट करेंगे उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वो है डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, अब उन्होंने काम कर लिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया, तो जितना भी अब जो सेल एब्जॉर्व करेगी वो प्रोसेस हमारा एब्जॉर्प्शन है। अब सेल ने एब्जॉर्व तो कर लिया, लेकिन अब वो क्या करने वाली है, उसको यूटिलाइज करेगी, वो प्रोसेस हमारा है एसिमिलेशन। देन लास्ट वन इज इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो सारा हमारा बाहर निकल जाएगा, वो है हमारा प्रोसेस इजेशन। अब डाइजेशन देखें तो उसके दो तरीके हैं, वन वे एंड टू वे। वन वे जिसके अंदर एक ओपनिंग है, नाम से ही बता रहा है वन वे, एक जरिया, एक ही जरिया है इजेशन का, इंजेशन का। टू वे क्या है, यानी जिसके अंदर दो ओपनिंग्स हैं, एक है इंजेशन के लिए, एक है इजेशन के लिए, जैसे कि हमारे अंदर। और वन वे किस में मिलेगा, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसके अंदर। अब डाइजेशन के अंदर दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। मैकेनिकल यानी जिसके अंदर कोई एंजाइम वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रोसेस हमारा मैकेनिकल में है। लाइक हमारे टीथ चू करने में मदद करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हैं। एंड सेम हैपन्स इन द स्टमक, जो कि चर्निंग मूवमेंट करता है, तो वो हमारा मैकेनिकल के अंदर ही आता है। बायोकेमिकल जितने भी एंजाइम्स वगैरह आके एक्ट करने वाले हैं, जो भी हमने खाया उस पर, वो सारा बायोकेमिकल के अंदर आएगा। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा बना किससे, मतलब मेनली उसके अंदर है क्या, एलिमेंट्री कैनाल ही है, स्टार्टिंग विद माउथ, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनस। ये वाला सारा रीजन हमारा एलिमेंट्री कैनाल का ही है, कोई अलग से तो पार्ट नहीं है। लेकिन अब हम क्या देखने वाले हैं इसके अंदर कि उसकी एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स हैं क्या क्या। आउटर मोस्ट लेयर है सरोसा, जो कि मेसोथेलियम से कवर्ड होती है। देन सेकेंड वन है मस्कुलरिस, जिसके अंदर आउटर होती है लॉन्गिट्यूडनल और जो इनर होती है वो होती है सर्कुलर। अब इन दोनों के बीच में एक प्लेक्सस देखने मिलता है, जिसको दूसरा नाम हमने क्या दे रखा है, माइंट्रिक प्लेक्सस। ये क्या है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आती है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो कि हमें ईसोफेगस में देखने मिलती है, एज वेल एज वी सीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल। देन एक और लेयर आती है ऑब्लिक, ये वाली हमें केवल स्टमक में देखने को मिलती है। अब इसके बाद एक लेयर की बात करते हैं, सब म्यूकोसा लेयर। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, ये भी न्यूरॉन्स का ही एक नेटवर्क है। इसके अंदर लिम्फ वेसल्स भी मिलते हैं हमको। लेकिन इसके अंदर प्लेक्सस की बात करते हैं, जैसे हमने उधर देखा कि कौन सा प्लेक्सस मिलता है, माइंट्रिक प्लेक्सस, ऐसे इधर प्लेक्सस मिलता है मेसनस प्लेक्सस, जो कि सिंपैथेटिक नर्व की सप्लाई है, सिक्रीशन है इंटेस्टाइनल जूस का। और सबसे थिकेस्ट लेयर सब म्यूकोसा की कहाँ देखने को मिलती है, ईसोफेगस के अंदर। इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 layers, muscularis,
लैमिना प्रोपिया विच इज़ द मिडल लेयर फाउंड इनसाइड द म्यूकोसा, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई मिलेगी, हमें लिम्फोइड टिश्यू भी मिलेगा. एंड द इनरमोस्ट लेयर विच इज प्रेजेंट इन म्यूकोसा लेयर इज एपिथेलियम, जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलेंगे, विलाई एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी. अब बात करते हैं बकोफेरेंशियल कैविटी के बारे में. कहाँ से स्टार्ट होता है? एक ट्रांसवर्स स्लिट ओपनिंग, जिसको बोला हमने माउथ. अब यहाँ पे एक टर्म लिखी है वेस्टिब्यूल, इसको देखते हैं ये क्या है. चीक वाला जो रीजन है और जो टीथ का जो रीजन है, इसके बीच में जो स्पेस देखने को मिलती है हमें, ये स्पेस है वेस्टिब्यूल. बकल कैविटी की बात करते हैं. जैसे ही हम बकल कैविटी वाले रीजन के अंदर एंटर करते हैं, आगे अपने एंटीरियर साइड में टंग को टच करके देखना, वहाँ पे वो क्या है, बोनी रीजन है, जिसके अंदर हमें उसके अंदर हमें रिजेस भी देखने को मिलेंगे. और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगेगा. एंड जो पीछे एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं वल्वा, जो कि सेपरेट करता है नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से. और बकल कैविटी की लाइनिंग किससे होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से. अब इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं. निगलने में मदद करेगा. ऑफ कोर्स जब सलाइवा आएगा तो निगलने में तो ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाएगी. एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करेगा. अब बात करते हैं टंग की. ये क्या होगा? ये मस्कुलर भी है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर भी है एंड वॉलेंट्री भी. अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं इसको. ये क्या बनाता है? बकल कैविटी का फ्लोर. अब ये अटैच किससे है? एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फ्रेन्युलम, उसके थ्रू टंग हमारी अटैच्ड होती है. अब टंग के ऊपर पोस्टीरियर साइड में इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको जो टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. पहला है ओरल पार्ट और दूसरा है फेरेंशियल पार्ट. ओरल पार्ट एंटीरियर साइड में है और जो पोस्टीरियर साइड वाला जो पार्ट है वो है फेरेंशियल पार्ट. और जो इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर है, उसके जस्ट पीछे फोरामेन सीकम देखने मिलेगा, जिसको एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट थायरोग्लॉसल डक्ट का. टंग की बात करते हैं. यहाँ पे टर्म आई एंकाइलोग्लॉसिया, जो कि टंग टाइड कंडीशन है. अब टंग के ऊपर तो कुछ हमें देखने मिलते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स. वो क्या है? पेपिले. और वो कितने टाइप की हैं? 4. सर्कमवैलेंट पेपिले, जो कि सबसे बड़ी साइज की है, 8 to 12 होती है नंबर में. और हर एक पेपिले के अंदर 200 टेस्ट बर्ड मिलते हैं. और इसकी लोकेशन क्या है? टंग के बेस रीजन में मिलता है. उसके बाद है फिलीफॉर्म पेपिली. छोटी है, ऑफकोर्स जब छोटी है तो नंबर में ज़्यादा मिलेगी. टंग के सेंटर में मिलेगी. टेस्ट बर्ड इसमें लैग करेंगे यानी नहीं होंगे. फंजीफॉर्म, जो कि ब्राइट रेड कलर की है ये पेपिली, जो कि टिप्स पे या फिर मार्जिन्स पे आपको मिलेगी. फॉलिएट पेपिली की बात करते हैं, जो कि सिर्फ रैबिट में प्रेजेंट है, ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट है ये. आपने कभी किसी एनिमल को ब्रश करते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा. आपने देखा है? नहीं देखा होगा. तो फिर उनको ब्रश का काम कौन करता है? टंग. क्लीनिंग का काम करती है टंग. फूड को टेस्ट करने का भी काम करती है और च्यूइंग का भी करती है. अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, टीथ. ह्यूमंस के अंदर कैसे होते हैं टीथ? डाइफायडोंट, यानी लाइफ में 2 बार आते हैं. कहते हैं ना छोटे बच्चे के दांत, दूध के दांत टूटते हैं फिर दोबारा आते हैं. तो मतलब वहीं से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ, कि ह्यूमंस के टीथ डाइफायोडोंट होते हैं. उसके बाद थीकोडोंट, यानी सॉकेट में धसे हुए रहते हैं. उसके बाद हेट्रोडोंट, यानी अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, एक ही तरह के टीथ नहीं होते ह्यूमंस के अंदर. अब देखते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ, जो कि 20 होते हैं. और ये टीथ 2 बार आते हैं, इसलिए ये 20 टीथ डाइफायोडोंट है. अडल्ट की बात करें, परमानेंट टीथ की बात करें, तो वो होते हैं 12. और 12 कैसे? उसके अंदर 8 प्रीमोलर आते हैं और 4 मोलर आते हैं.
और ये जो तीत होते हैं ये मोनोफायरडोंट होते हैं, यानी लाइफ में एक ही बार आएंगे ये 12 तीत। और जो टीथ हमने कहा हेट्रोडोंट टीथ, तो देख लेते हैं नाम उनके कौन कौन से टाइप के टीथ होते हैं। आई यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं ICPM मोदी। अब ये फॉर्मूला बनाया कैसे हुआ है, जो अपर जो है और जो लोअर जो है उसका हाफ हाफ रीजन ले रखा है ये। 2 इंसीजर हाफ साइड में, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर आर प्रेजेंट इन द हाफ साइड ऑफ अपर जॉ। तो टोटल टीथ कितने हुए, 32। और 32 टीथ तो ये हुए, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर क्या है, प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं उनके अंदर। और विस्डम टीथ जिसको बोलते हैं, जो थर्ड मोलर होता है वो विस्डम टीथ होता है, जो कि वेस्टिजियल होता है, और वो तो हमें 30 के बाद ही देखने को मिलता है। इसलिए उससे पहले तक हमारे कितने टीथ होते हैं, 28, क्योंकि मोलर वाले टीथ हटा दो आप तो हमारे कितने हो जाएंगे, मोलर वाला जो एक टीथ है वो हटा दो सारी साइड में से, तो यानी 4 माइनस कर दो इसमें से, तो कितने हो जाएंगे, 28। अब कैनाइन की बात करते हैं। अब ये टीथ टीयरिंग वाले होते हैं। अब टीयरिंग का काम किन का होता है, फ्लैशी एनिमल्स का, कार्निवोर्स का, ओमनीवोर्स का। तो मेनली ये टीथ उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं, हर्बीवोर्स के अंदर ये टीथ एब्सेंट होते हैं। इंसीजर की बात करते हैं। जो एलिफेंट का जो टस्क होता है वो किससे बना हुआ होता है, इंसीजर से। और ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी कि थर्ड मोलर जो होता है वेस्टिजियल होता है। अब टीथ की बात करते हैं। इसके अंदर भी 3 रीजन होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। अब इनेमल की बात करते हैं। जो क्राउन के ऊपर जो हमें वाइट जो लेयर हमारे टीथ के ऊपर दिखाई देती है वो कौन सी है, इनेमल की, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द अमाइलोब्लास्ट सेल्स। उसके नीचे जो लेयर आती है वो होती है डेंटाइन की, जिसको कौन सी सेल सिक्रेट करती हैं, ओडेंटोब्लास्ट सेल। एंड सबसे नीचे आता है पल्प कैविटी, जिसके अंदर नर्व और ब्लड वेसल्स होते हैं। अब थोड़ा लोफोडोंट टीथ के बारे में भी देख लेते हैं। लोफोडोंट टीथ यानी कैसे, जिनके पास कस्प है। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स की बात करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। अगर उनका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसके अंदर कस्प मिलेंगे, रिजेस मिलेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ लोफोडोंट टीथ आर प्रीमोलर एंड मोलर। कभी गम से ब्लीडिंग होने लगे तो एक चीज़ हम ये भी मान सकते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन सी। और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यही पॉइंट देखो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से गम ब्लीडिंग होती है। अब हम बात करते हैं, हमने माउथ वाला मतलब ये अंदर वाला पूरा ओरल कैविटी का रीजन देखा, साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। पहली बात, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सिचुएटेड कहाँ होते हैं, एकदम डिट्टो एनसीईआरटी का पॉइंट उठा के डाला है यहाँ, जस्ट सिचुएटेड आउटसाइड बकल कैविटी। बकल कैविटी के जस्ट आउटसाइड होते हैं बकल। इसका मतलब कभी भी क्वेश्चन आए तो इनको इंक्लूड नहीं करना है कि सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, नॉट इंक्लूडिंग, मतलब इसको इंक्लूड मत करना कि ये इनसाइड है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स देखते हैं, ये 3 तरह के हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड देखते हैं जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा और कंट्रीब्यूशन कम सलाइवा के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होगा, चीक के पास। और इससे एक जो डक्ट निकलती है, इसकी डक्ट को क्या नाम दिया है, स्टेंसन्स डक्ट, जो कि सेकंड मोलर के अपोजिट साइड खुलती है। येलोइश कलर का होता है ये ग्लैंड, सीरस ग्लैंड होता है, यानी वाटरी फ्लूइड होता है विद एंजाइम्स, जो कि टाइलिन, जिसको सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। और अगर इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, मम्प्स।
अब बात कर लेते हैं सबसे छोटा ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है 5% केवल, और प्रेजेंट अंडर फर्स्ट पार्ट ऑफ टंग। इसके डक्ट को क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ रेविनस। तो कैसी शेप का होता है ये ग्लैंड, आलमंड, बादाम जैसी शेप का होता है एकदम। ये सबसे छोटा और कंट्रीब्यूशन भी सबसे कम। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, कंट्रीब्यूशन भी कम है और छोटा भी सबसे यही है। अब है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है सलाइवा के अंदर, कितना 70%। बेस ऑफ टंग में मिलता है और इसके डक्ट को क्या बोलते हैं, वार्टन्स डक्ट। और कैसी शेप का होता है, वॉलनट शेप का। अब सलाइवा की बात करते हैं, एक दिन में कितना निकलता है, 1 to 1.5 लीटर पर डे। और इसकी पीएच कितनी है, 6.8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और सलाइवा का सिक्रीशन कौन सा सिस्टम बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंक्रीज करता है और सिम्पैथेटिक वाला डिक्रीज करता है। अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सलाइवा के अंदर सबसे मेन तो क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन बोलते हैं। और सबसे पहले जो इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, हमारा माउथ में स्टार्ट हो जाता है इसका डाइजेशन, स्टार्च का। और सिर्फ 30% हाइड्रोलिसिस होता है माउथ के अंदर। स्टार्च पे टाइलिन एक्ट करेगा और बना देगा क्या, माल्टोस, जो कि क्या है, डाइसैकेराइड है। इसके अंदर लाइसोसोम्स मिलेंगे जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, बैक्टीरिया वगैरह से फाइट करेगा। और लिंगुअल लाइटिस जो कि फैट का डाइजेशन करेगा, सिर्फ किसमें, छोटे बच्चों में। इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमको देखने मिलेंगे इसके अंदर, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। अब कुछ कंडीशन है इससे रिलेटेड। पहली है ज़ीरोस्टोमा यानी ड्राई माउथ कंडीशन, मुंह सूखने लगेगा। सियालोथियासिस यानी सलाइवरी डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। ड्रूलिंग यानी सलाइवा का अनकंट्रोल्ड फ्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब है जॉर्ग्रेन सिंड्रोम, जो कि एक ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स ही डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। बेल्स पाल्सी यानी फेशियल नर्व्स जितनी भी हैं उनका पैरालिसिस हो गया है। अब हम फेरिंग्स रीजन की बात करते हैं। ये रीजन क्या है, कॉमन है फूड के लिए भी, एयर के लिए भी। इसके अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या, इंटरनल नेयर्स के थ्रू इसकी ओपनिंग होती है और इसके अंदर ईस्टर्न ट्यूब की भी ओपनिंग होती है। ओरोफेरिंग्स मिडल वाला पार्ट है और इसके अंदर क्या, पैलेंटाइन टोन्सिल देखने को मिलते हैं। लैरिंगोफेरिंग्स की बात करते हैं, ये वाला रीजन ऐसा है, ये ईसोफेगस को लीड कर देता है, मतलब इस रीजन के थ्रू हम होकर जाएंगे कहाँ, ईसोफेगस तक। अब इसी रीजन के अंदर हमको टॉन्सिल भी देखने मिलते हैं। ये मैंने माउथ का स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर जिस जिस हिसाब से टॉन्सिल मिलते हैं वो दिखाया, यानी ये वाइल्डर रिंग शो कर रखी है। सबसे पहले एडिनॉइड, और अगर इसका एनलार्जमेंट हो जाएगा तो एडिनॉइड हाइपरट्रोफी हो जाएगी। फिर उसके बाद है ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल जो कि अभी हमने देखा ओरोफेरिंग्स रीजन में मिलता है, और है ये लिंगुअल टॉन्सिल। ये वाइल्डर रिंग है क्या, लिम्फेटिक टिश्यू है फेरिंग्स, और लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स वाले रीजन के अंदर जो भी लिम्फेटिक टिश्यू है उससे एक रिंग बनी हुई है जिसको बोला वाल्डेयर रिंग। अब लास्ट हम बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। ये भी किससे लाइंड है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है ये, इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने मिलते हैं। और एक पॉइंट हमने पहले क्या डिस्कस करा था, सब म्यूकोसा की लेयर सबसे थिकेस्ट इसी में ही होती है। और इसकी बात करते हैं
यानी विंड पाइप। तो इसकी जो ओपनिंग होती है वो होती है ग्लॉटिस, एंड उसको हम जब खाना खाते हैं तो उसके ऊपर हमारे विंड पाइप के अंदर कुछ चला ना जाए, इस वजह से खाना खाते टाइम ये इसको ढक लेती है विंड पाइप को। और ये कार्टिलेजिनस फ्लैप जो इसको ढकता है वो है क्या? एपिग्लोटिस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन? अभी हमने डिस्कस करा कौन से टीथ होते हैं, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट, यानी ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. यहाँ से पकड़ लो 20 teeth लिखा है, तो यानी कौन से teeth एब्सेंट हैं? याद करो याद करो। यस, प्रीमोलर। The primary dentition in human differs from permanent dentition. कैसे? ये भी हम देख चुके हैं, प्रीमोलर्स की वजह से। Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing. दो फ्रेंड्स साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, उनमें से एक को अचानक से खांसी आने लगती है खाना खाते टाइम। ये जो उसने खांसना स्टार्ट करा, ये किसकी वजह से हुआ? किसकी इम्प्रॉपर मूवमेंट हुई? एपिग्लोटिस, क्योंकि वही तो वो रीजन है जैसे वो विंड पाइप। एपिग्लोटिस किसको कवर करता है? विंड पाइप को। अ पर्सन हु इज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो, हिज फूड कंटेन्स द कंपोनेंट, कौन सा? स्टार्च, यानी बी ऑप्शन आएगा। द लेयर ऑफ द सेल्स डेट सिक्रीट इनेमल ऑफ टूथ, कौन सी लेयर है? ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा था। देखो सारे क्वेश्चंस वही हैं जो अभी हमने कंटेंट में डिस्कस करा, मोस्टली क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, और ये सारे देखो प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो कौन सी लेयर है जो कि एनिमल को बनाती है? अमेलोब्लास्ट। और याद करके बताओ डेंटाइन को कौन सी बताती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। Duct leading from parotid gland and opening into the vestibule is, parotid gland की duct कौन सी? Stenson's duct। Wharton's duct किसके साथ एसोसिएटेड होती है? अभी पढ़ के आए हैं, भूल गए इतनी जल्दी? सब maxillary gland, from outer to inner, the location of Auerbach plexus in TS of stomach is, पहले क्या आता है? लॉन्गिट्यूडनल, फिर आता है Auerbach plexus, स्पेलिंग गलत है, उस पर ध्यान मत देना। उसके बाद है सर्कुलर मसल फाइबर, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। तो आप यहाँ पे लेयर्स देख सकते हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, देन लॉन्गिट्यूडनल, फिर उसके बाद ऑरबैक प्लेक्सस, जिसको हमने माइंट्रेक प्लेक्सस बोला। इसके बाद जो लेयर आई सर्कुलर, फिर सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, देन फर्दर वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड था, तो मस्कुलरिस, लैमिना प्रोपिया एंड देन एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंसर्निंग द ईसोफेगस आर ट्रू। ईसोफेगस के बारे में सारी सही स्टेटमेंट है, हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है, जल्दी बताओ। द ईसोफेगस ट्यूब इज अ मस्कुलर, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। द ईसोफेगस ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द stomach by peristalsis. The esophagus produce mucus and digestive enzymes to initiate the breakdown. ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ईसोफेगस तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं करती है। एंड लास्ट वन, जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, मसल्स कॉन्टैक्ट टू प्रिवेंट रिगर्जिटेशन ऑफ, दिस इज ट्रू।
टेस्ट बर्ड किसके अंदर एब्सेंट है? हमने पढ़ा था अभी कंटेंट में, कौन सा? फिलीफॉर्म। इन ह्यूमन बींग्स मोनोफाइडोन टीथ कौन से? 8 प्रीमोलर और 4 मोलर। Which of the following statement is true? Secretion of saliva in response to taste of food is acquired. No. Secretion of saliva increases during sleep. Secretion of saliva in response to smell, sight or thought. Yeah, this statement is true. Answer is C. Which of the following salivary gland contributes maximum? maximum कौन सी देती है? जल्दी बोलो। सबसे ज़्यादा पैरोटिड वाले में क्या था? 70% नहीं 25% इसका। और सबसे बड़ा ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड, सबसे छोटा सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, तो इसका सिक्रेशन था सबसे ज़्यादा 70%, और 5% किसका था? सबलिंगुअल का। All the following are true of secretion from the salivary gland except that they helps to control bacterial population in mouth, helps to lubricate the oral cavity, and its contains enzyme for the digestion of complex carbohydrate, contain enzymes for the digestion of simple sugar. जल्दी बताओ आंसर। चलो ये क्वेश्चन खुद से करना, इसका आंसर मैं नहीं दिखाऊंगी। किसी को दिख तो नहीं गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। What type of activity cannot be expected in the oral cavity during digestion of starch? कौन सी एक्टिविटी स्टार्च के डाइजेशन के टाइम नहीं होती ओरल कैविटी के अंदर? फॉर्मेशन ऑफ बोलस, यस होती है ये तो। फॉर्मेशन ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड कहाँ बनता है? स्टार्च से टाइलिन, जब हम एंजाइम यूज़ करते हैं एट द pH ऑफ 6.8 तो क्या बनता है हमारा? डाइसेक्राइड बनता है, विच इज माल्टोज। तो मोनोसेक्राइड लिखा है यहाँ, डाइसेक्राइड आना था। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमने उसका कॉम्पोजिशन पढ़ा सलाइवा का, उसके अंदर सोडियम मिलता है, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम आयन्स ये मिलते हैं। और प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव अमाइलेजेस, ये गलत है, सारे टाइप के डाइजेस्टिव अमाइलेजेस सलाइवा के अंदर नहीं मिलते हैं। तो आंसर विल बी बी। Which of the following statement is incorrect about saliva? Is essential for complex digestion of starch, ये तो सही है। Prevent dental caries, is a well buffered solution that tends to maintain a pH of about 7.0 in the mouth, contains an enzyme that begins digestion of polysaccharide. इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझको कमेंट करके। अब आगे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनको डिस्कस करेंगे। थोड़े बहुत ही हैं, चलो कर ही लेते हैं। यहाँ पे थे तो आप करने वाले हैं, इसका देखते हैं। Which of the following is the correct sequence of the histology of alimentary canal starting from inside to outside? inside to outside बताना है हमें। तो सबसे अंदर कौन सी वाली लेयर होती है? देखते हैं ऑप्शन। लैमिना प्रोपिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, लॉन्गिट्यूडनल मसल, एंसेरोसा, या फर्स्ट वन इज राइट। ये इसकी सीक्वेंस आप लोग याद रखो बस, बाकी सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे इससे रिलेटेड। Which of the following statement is most
करेक्ट. द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज प्राइमरीली अंडर हार्मोनल कंट्रोल. गलत, न्यूरल कंट्रोल में होती है. द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज इंक्रीज बाय पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन. यस, ये सही है, हमने कंटेंट में पढ़ा था अभी. बाइकार्बोनेट आयन आर एब्सेंट इन सलाइवा. बिल्कुल गलत. पैरोटीन हार्मोन इज प्रेजेंट इन सलाइवा. तो अब आगे बताओ मुझे कौन सा सही है. आंसर विल बी बी. Which of the following would inhibit normal movement of tongue? Loss of all teeth. नहीं, टंग की नॉर्मल मूवमेंट किससे डिफर होगी? अगर वो फ्लोर्स में कुछ उसके अटैचमेंट में कुछ गड़बड़ होगी. किससे? लिंगुअल फ्रेन्युलम. अगर वो ही लिंगुअल फ्रेन्युलम जिससे टीथ टंग जिससे अटैच्ड है, अगर वो ही बढ़ जाएगा तो उसकी मूवमेंट में दिक्कत हो जाएगी. The answer will be D. Food is prevented from entering nasal cavity during swallowing by. nasal cavity में जाने से फूड को कौन रोकता है? हमने देखा था सॉफ्ट पैलेट में कौन सा पार्ट? वल्वा. तो इसके अंदर क्या आएगा? सॉफ्ट पैलेट. द एंजाइम अल्फा अमाइलेज हेल्प्स टू डाइजेस्ट. किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को? नहीं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को? नो. सिंपल शुगर को? नो. लिपिड? नो. अरे तुमने तो सारे नो बता दिए. ठीक कौन सा है? बी. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को करता है. विच वन डज नॉट अकर इन ग्लूकोज. ग्लूकोज में क्या नहीं होता? इंजेक्शन. ग्लूकोज तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, वो पाउडर वाला बाजार में मिलता है, वो लेके आओ और ले लो उसको. डेट वन इज इंजेक्शन. हो गया आपका इंजेक्शन. एब्जॉर्प्शन, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्लूकोज, और एसिमिलेट भी सेल्स तो वही करती हैं. तो क्या नहीं होगा बचा? डाइजेशन. तो डाइजेशन नहीं होगा. इनमें से हायोइड बोन के नियरेस्ट कौन सा है? ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था. इसका आएगा लैरिंगोफेरिंक्स. लैरिंगोफेरिंक्स वाले रीजन के पास हमारी हायोइड बोन होती है. डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? सेल्स के अंदर होता है वो? नहीं. सेल्स के बीच में होता है? नहीं. कहाँ होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल्स के बाहर. इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डायरेक्टली फैसिलिटेट विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव प्रोसेसेस. कौन सा? ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे मुझे. सो लेट्स, अब अपना आज का इतना टॉपिक ख़त्म हुआ. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए जाके पढ़ो अच्छे से, और कोई अगर डाउट आया हो लेक्चर में तो कमेंट करके ज़रूर बताना. ओके, तो मिलते हैं बाद में. जाके पढ़ो अब.